136 से 139 किसी का है तो बेटा बोल दो अपना क्वेश्चन। नहीं है 136 से 39 तक? नो सर। नो सर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, फिर इधर से आगे आ जाओ। 140 से 146 तक। सर 143। 140 टू 146। 143। 143। 143 बेटा, देखते हैं 143 क्या है। द व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट इन हीलियम आयन, द रेडिएशन emitted आउट विल फॉल इन। देखो, फोर्थ से सेकंड ऑर्बिट बेटा हीलियम का है। जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा था, वो स्पेक्ट्रम किसके लिए रखा, पर स्टडी किया था हम लोगों ने? वो स्टडी किया था बेटा हम लोगों ने हाइड्रोजन के लिए। जो हमारे पास था वो हाइड्रोजन के लिए था। तो हाइड्रोजन के लिए आप अगर लेमडा निकालोगे, तो वो आपका जो लेमडा आएगा आपका इन सब सीरीज से मैच करना होगा हमको। तो पहले आप जिसके लिए पूछना चाहता है वो निकालो। देखो, फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट ऑफ एच ई पॉजिटिव आयन। तो एच ई पॉजिटिव आयन निकालेंगे, देन 1/लेमडा आर जेड स्क्वायर, 1/ लोअर एनर्जी का स्क्वायर, 1/ हायर एनर्जी का स्क्वायर। तो 1/लेमडा इज इक्वल टू आर। अब देखो जेड की वैल्यू देख लो आप। तो जेड का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, किसके लिए कह रहा था, हीलियम के लिए। हीलियम का है 2 सर का ये स्क्वायर। निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों बेटा? सर क्योंकि उसमें ये पूछा गया है ना कि वो कौन से रीजन में लाई करेगा, अल्ट्रा वायलेट विजिबल हाँ, तो रीजन। फोर्थ से सेकंड में जंप कर रहे हो बेटा, फोर्थ से सेकंड में कौन सा आएगा? बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन। बामर विरीज विजिबल रीजन, बट दैट इज ओनली ट्रू फॉर हाइड्रोजन एटम बेटा। यहाँ पर हीलियम दे दिया है, यहाँ पर हीलियम दिया है। समझ गए बात? वही चीज समझाने जा रहा हूं मैं आपको। तो आपको हीलियम के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 1/लेमडा आर 2 का स्क्वायर, 1/ लोअर एनर्जी का स्क्वायर। मतलब यहाँ पर लोअर एनर्जी कितना दे रखा है आपको, सेकंड ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर, माइनस 1/ हायर एनर्जी देखो किसका दे रखा है, 4 का स्क्वायर। इट मीन आपके पास ये रेंज आना चाहिए, 1/लेमडा आर। देखो 4 को अगर मैं अलग ले जाऊं, अंदर ले जाऊं, आर इज इक्वल टू 4 अंदर ले जाऊंगा तो 4 इधर, 2 का स्क्वायर 4, नीचे भी 4, माइनस इधर भी 4, नीचे 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/लेमडा इज इक्वल टू आर 1/1 का स्क्वायर, और इधर इसको 4 रह गया ना, 2 का स्क्वायर। अगर मैं ये फार्मूला सोचूं किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन में देखो ये किस सीरीज के लिए आएगा, अब ये निकालो आप। हाइड्रोजन के लिए लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट हो जाएगा, और सेकंड एनर्जी लेवल जो होगा आपका वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड। तो सेकंड से आप फर्स्ट में आ रहे हो। अब ये चीज हाइड्रोजन में अगर लाइमन सीरीज होता, फॉर हाइड्रोजन लाइमन सीरीज मैच करके देखना था ना। फॉर हाइड्रोजन लाइमन सीरीज लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट, हायर एनर्जी लेवल सेकंड। तो वहां क्या आता, 1/लेमडा आर जेड की वैल्यू वहां तो 1 होती है, तो 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन के लिए लाइमन सीरीज है, वही आपकी यहाँ पर जेड स्क्वायर अगर 4 आ जाए, तो जो हाइड्रोजन के लाइमन सीरीज है वही 4 हीलियम के लिए आपकी ये वाली सीरीज हो जाएगी, 2 का स्क्वायर, 4 से 2 मतलब बामर सीरीज। और हीलियम के लिए जो यहाँ से मतलब बामर बोलेंगे ही नहीं, ये लाइमन बामर पाशन, ये तो सिर्फ हम किसके लिए बोल रहे हैं, ये इनके लिए हाइड्रोजन वाला निकाला था हमने। तो ये वाला जो है वो इसके अंदर आएगा। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू देखो एक जैसी आ रही है। जो डेटा दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1/1, 1/2 R1। तो इसका मतलब जो हीलियम की ये वाली है वो ये इसके लिए, और इसके लिए हमें पता है जो लाइमन सीरीज होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में होती है। तो इसका आंसर भी यूवी रीजन आ जाएगा। क्लियर बेटा? समझ गए बात? इसमें क्वेश्चन कहाँ छिपा हुआ है कि जो हम लाइमन बामर पाशन हमने बोला था कि लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में रहेगी, बामर सीरीज विजिबल रीजन में रहेगी, बाकी सारी सीरीज आईआर में रहेगी। वो किसके लिए बात है, वो हाइड्रोजन के लिए है सिर्फ। अब बाकी जो हीलियम या 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें भी लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट ये वाली सीरीज बनेंगी, लेकिन उनका रीजन वो नहीं होगा। वो आपको इससे मैच करा के देखना पड़ेगा क्या आएगा। हाँ बोलो बेटा, कुछ कोई पूछना चाहता था?
नो सर। क्लियर हो गया ना अब? लाइमन बामर पाशन सीरीज सबकी हो सकती है, जो भी वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, लेकिन जो हाइड्रोजन की लाइमन सीरीज है वो यूवी रीजन में जाएगी, क्योंकि उसका लेमडा निकालोगे तो इतना आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे ना, हाइड्रोजन का लाइमन सीरीज का लेमडा निकालो, देखो 1/लेमडा आर, ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 4, 3/4 आ गया। अब इसका ये वाला लेमडा निकालोगे तो ये आ जाएगा 1/लेमडा 3/3 R/4। तो वो तो लेमडा डिसाइड करेगा ना कि कौन से रीजन में जाना है आपने। तो 4000 से नीचे रह गया, इसका मतलब इसका ये वाला रीजन आपका अल्ट्रावायलेट में जाएगा। तो क्या बोल सकते हो आप डायरेक्टली, क्या याद रख सकते हो, जो हीलियम में जो आपका सेकंड में जंप करेगा, हीलियम में जो फोर्थ से सेकंड में जंप करेगा उसका वेवलेंथ उतना ही आएगा जितना हाइड्रोजन में फर्स्ट से सेकंड में जंप करेगा। इसलिए दोनों ही यूवी रीजन में आ जाएंगे। 146 तक किसी का और बेटा, 146 तक? 144 सर 144 144, for which transition in hydrogen atom the amount of energy will be maximum। देखो आपको एनर्जी मैक्सिमम निकालना है, तो इसमें क्लियर कट देखो आपका n इज इक्वल टू 1 होगा, सपोज एक n इज इक्वल टू 1 लाइन ये आ गई, फिर n इज इक्वल टू 2, फिर आगे चलते जाते थे तो एनर्जी गैप कम होता चला जाता था। जिसका एनर्जी गैप जितना कम आएगा उसका एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज विद बी मैक्सिमम, जो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा। देखो एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में आएगा, N1 और N2, ये आ गया N1 2, तो ये N1 और N2 में इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आ गया। फिर देखो किस में आ रहा है, 5 से 2, तो 5 ऊपर आएगा बाई 2, और नहीं तो आप यही है एनर्जी डिफरेंस 1/लेमडा वाला फार्मूला निकाल के देख लो, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा ही तो आता है, किसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो कैलकुलेट करोगे तो N2 से N1 तक आओगे तो इसमें सबसे ज्यादा निकलेगा, इवन N5 से n इज इक्वल टू 2 से भी आपका ज्यादा आ जाएगा, 7 से 2 से भी ज्यादा आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये तो क्लियर है कि डेल्टा ई और लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जो डेल्टा ई का वैल्यू आएगा वही अपॉन 1 लेमडा का आएगा। आर कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, और किसके लिए निकालना चाहते हो, हाइड्रोजन के लिए। सपोज 2 से 1 के लिए निकालो तो ये निकाला एरा, 2 से 1 के लिए कितना आ गया, 3/4, 3R/4। सपोज अब किसके लिए निकाल के देखो, जो आपको मन करता है उससे निकालो, 7 से 2 का निकालो, तो 7 से 2 का निकालोगे तो आर, 7 से 2, 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। अब कैलकुलेट करो जरा ये वैल्यू, आर 49 इंटू 4, इधर 49 इंटू 4 है तो 4 चला जाएगा तो 45, तो 45/49, तो अप्रोक्सीमेट कैंसिल हो गया, 1/4 ही तो रह गया, और ये कितना था देखो 3/4। तो सबसे ज्यादा एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करोगे तो इसमें आएगा। तो जो सारा का सारा बेटा कैलकुलेशन बेस है, ऐसा नहीं कि हम ऐसे देखें और देखते हमें पता लग जाएगा कि भाई ये ज्यादा आ जाएगा, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऐसे 5 और 2 के बीच में कैलकुलेट करना, 4 और 2 के बीच में कैलकुलेट करना, 7 और 2 के बीच में कैलकुलेट करना, तो 1/लेमडा की वैल्यू सबसे ज्यादा, 1/लेमडा, और एनर्जी जो डिफरेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/लेमडा हो जाएगा, तो इस केस के अंदर सबसे ज्यादा आएगा। सर अगर जिसमें एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है वो तो ये होना चाहिए ना जिसमें नंबर ऑफ शेल का डिफरेंस भी ज़्यादा है, क्योंकि हर शेल में नहीं, एनर्जी बढ़ रही है। वो तो जरूरी नहीं है ना बेटा, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा अलग बात है, और ये क्वेश्चन भी तो किया था थियोरेटिकली हमने, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से बाहर की साइड जाते हो तो सक्सेसिव एनर्जी डिफरेंस कम होता चला जाता है। देखो ये कम हो गया, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा। तो हम ये बोल सकते हैं कि एन बढ़ता जाएगा तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन डिफरेंस कितना आएगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा बेटा, हमें हर किसी स्टेप में कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। ओके सर लेकिन आपने तो कहा था कि N1 और N2 के बीच में एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होता है, इसलिए यहाँ पे जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है इस रीजन की। बेटा वो तो लाइमन सीरीज के लिए बोला था, वो तो किसी एक सीरीज के बारे में बात की थी। अगर मैं यहाँ बात करूँ, यहाँ और यहाँ बात करूंगा तो इससे तो यही ज्यादा है ना। यस सर। तो डिपेंड करेगा ना, आप चेक करके देखना है आपको, जिस कंपैरिजन करना है आपने, रटना नहीं है कि बस N1 N2 ज्यादा हो गया, N1 N2 किससे ज्यादा हो गया ये देखना पड़ेगा हमें कि किससे कंपेयर कर रहे हो। तो उसने सारे कंपैरिजन दे रखे हैं, कहता 4 से 2 कंपैरिजन करो, 5 से 2 करो, 2 से 1 करो, 7 से 2। तो आपको कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके देख लो, क्लियर पड़ा है कि भाई कैलकुलेशन करके देखो तो रट्टे का कोई काम ही नहीं है, अपने आप पता लग जाएगा। मैंने देखो दो
इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल ले लिए मैंने। एक एग्जाम्पल क्या ले लिया, 7 से लेके सेकंड वाला ले लिया। देखो 7 का स्क्वायर और सेकंड का तो कितना आया आर, आर इज इक्वल टू 45 ए 49, तो अप्रोक्सीमेट 1/4 आया। और यही आपने 2 से 1 के लिए निकाला था, ये वाला 2 से 1 ये निकाला हुआ है आपका। देखो 2 से 1 के लिए कितना आया, 3/4 आर। तो ज्यादा बड़ा कौन सा हुआ, 7 से 2 वाला ज्यादा बड़ा आया या 2 से 1 वाला ज्यादा बड़ा आया? कौन सा आ रहा है बेटा, देखो 2 से 2 1। से 1। हाँ, तो क्यों आया, हमने देख के थोड़ी बोला 2 से 1, हमने कैलकुलेट करके देखा, जो ज्यादा आएगा वो आंसर दे देंगे। यही तो पढ़ाते टाइम मैंने बोला था, मैंने कहा कि थियोरेटिकली सोचोगे तो बड़ा आसान लगेगा, लेकिन जब तक उसको प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करोगे तब तक इन क्वेश्चंस के आइडिया नहीं आएंगे कि कंपटीशन में कैसे प्रॉब्लम आएगा और सॉल्यूशन कैसे देंगे। माइंड गेम है बड़ा कंपटीशन में, सीधा सीधा क्वेश्चन दे दूंगा तो हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन कितना अच्छा था, इससे आपका कितना माइंड क्लियर हो गया कि अल्ट्रा वायलेट आपने तो रट रखा होगा, जैसे ऐसे सोचा होगा भी पढ़ते टाइम तो हमने यही सोचा था कि अगर फोर्थ से सेकंड में जंप करेंगे तो क्या आना चाहिए था, हमारे हिसाब से तो विजिबल आना चाहिए था, फर्स्ट साइट में आंसर दें। लेकिन लाइन अगर पूरी याद करते तो सेकंड नहीं देते ना, वो सेकंड किसके लिए था, वो हाइड्रोजन के लिए था, और यहां पर हीलियम कर दिया उसने। तो हर किसी के लिए फिर निकाल के देखेंगे। क्लियर? सर हम्म सर अगर जो ये हीलियम वाला क्वेश्चन था 4 से 2 वाला, उसमें अगर ये हम्म पूछा होता कि वो कौन सी सीरीज का है, मतलब लाइमन बाल्मर वगैरह में से, तो तो फिर ओके है, बामरी बोलेंगे फिर तो हम। हाँ वो तो ये है ना कि उसका जो बाल्मर वाला है वही उसकी वेवलेंथ ही उसमें आती है अल्ट्रावायलेट में, हीलियम की। हाँ, मतलब बामर वाला जो है, हीलियम का बामर, उसकी वेवलेंथ किसके बराबर जैसी आती है, जैसी हाइड्रोजन की लाइमन में आती है। यस सर, ओके। यही बोल सकते हैं ना हमें, मतलब लेमडा कैलकुलेट करना है किसी का भी। आप देखो सबसे सिंपल तरीका, अगर आप वेवलेंथ निकाल के देख लो, 4000 से 8000 अप्रोक्स मिडल में आ जाए तो इसका मतलब यूवी हो गया। क्लियर? कैलकुलेट करो आप हमेशा, 4 से 8 के बीच आया तो यूवी, इससे कम आ गया, ये यूवी नहीं विजिबल, 4 से 8 विजिबल, इससे कम आ गया इससे तो यूवी, और इससे ज्यादा आ गया तो आईआर। आप ये कॉन्सेप्ट याद करो ना, कॉन्सेप्ट ये है, वेवलेंथ डिसाइड करेगा किस रीजन में जा रहे हो आप। तो वेवलेंथ अप्रोक्सीमेट 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, इट मीन आपका विजिबल, कोई सा भी हो, फिर चाहे स्पीसीज कौन सी भी हो। 4000 से कम आ रहा है तो यूवी, और 8000 से ऊपर जा रहा है तो आपका आईआर। क्लियर बेटा? चलूं आगे? यस सर। फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले में। इनको स्पेशली जो गलत हुए ना बेटा, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं ये, कि दोबारा टेस्ट में यही चीज आ जाए तो फिर इस दोबारा ये इस तरह का मिस्टेक नहीं हो, फिर 2-3 बार करोगे ना तब जाके क्लियर होती हैं चीजें। तो ये दोबारा करके देखना घर पे जो जो गलत हुए। नेक्स्ट आ जाओ 147 से लेकर के 149 तक किसी का। सर 145। बेटा पहले बोलते ना, देखो मैं आगे बढ़ जाता हूँ फिर बोलते, मैं बोलता रहता हूँ पहले, मैं टाइम वेस्ट होता है ना आप लोगों का ही। वन 145 मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये तो थियोरटिकल है बेटा, सीधा सीधा क्वेश्चन था कि पोटेंशियल एनर्जी डबल होता है काइनेटिक एनर्जी का भी और टोटल एनर्जी का भी। टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी माइनस में होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे कि मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो क्या होगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, ये करेक्ट है। ट्वाइस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी गलत हो गया, 1/4 गलत हो गया, नन ऑफ दिस गलत हो गया, फर्स्ट आंसर आ गया। इसमें क्या प्रॉब्लम? सर 146 पे होता था। द मैक्सिमम एनर्जी इज पोजेस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्रेजेंट। न्यूक्लियस से बेटा दूर जाते हो तो एनर्जी क्या होती चली जाती है, जैसे जैसे डिक्रीज। ई इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्र अपॉन एन स्क्र, माइनस लगा हुआ है, एन बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ती है बेटा, डिक्रीज कैसे होती है? फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6, दूसरे ऑर्बिट की वैल्यू -3.4, हाइड्रोजन में ही बात करें तो इससे ये बड़ा है, माइनस में जो छोटा होता है ना वो बड़ा हो जाता है, फिर लास्ट जाके जीरो हो जाता है। ओके सर। फिर आ जाओ
आप इसमें आ जाओ ना। वन कितना हो गया था बराबर। हाँ ये आ जाओ बेटा। 147 से लेके 149 तक किसी का। 148 140 the ratio of the volume of the atom and the volume of the nucleus। बेटा एटम का रेडियस कितना बताया हुआ है, क्या होता है एटम का रेडियस, और न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा, बोलो कोई बच्चा रिप्लाई करो। सर एटम का 10 कितना, 10 10 raised to power minus 10 और 10 raised to power minus 15। यस -10 मीटर, और ये 10 रेज टू पावर -15 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है वॉल्यूम का, इसका एटम के लिए और वॉल्यूम न्यूक्लियस के लिए 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ये भी 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, दोनों की आर क्यूब रख दो, इसकी और इसकी सोल्व हो जाएगा आपका। ये 10 - 10 की क्यूब आ जाएगा और ये 10 - 15 की क्यूब आ जाएगा। कर लोगे? यस यस सर। नेक्स्ट चलो बेटा 148 149 के बाद 153 तक आ जाओ। सर 153। 153 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सरे। देखो एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक्सरे एग्जाम्पल ही तो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो प्रॉपर्टी है वो सारी एक्सरे की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जो नहीं है वो नहीं जाएगा। तो ये गलत हो गया। देखो डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, आई टोल्ड यू दैट electromagnetic radiation are associated with electric and magnetic field, they don't deflected in the presence of electric and magnetic field। तो ये गलत हो गया डिफ्लेक्टेड बाय, क्योंकि चार्जलेस मासलेस है एक्सरे भी। सर जो एक्सरेज होती है वो कैथोड रेज से इमर्ज होती है ना। लेकिन कैथोड रेज से इमर्ज होने का मतलब वो कैथोड रेज नहीं है, वो नेगेटिव रेज नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लास्ट क्लास में खूब बताया मैंने कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो मासलेस और चार्जलेस होती हैं, उन पे कोई चार्ज नहीं होता। कैथोड रेज का मतलब ये नहीं है कि ये भी नेगेटिव हो जाएंगी। कैथोड रेज से डिराइव होना अलग बात है, कैथोड रेज होना अलग बात है। क्लियर? यस सर। सर 152 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन डाई पॉजिटिव आयन जिंक विद मास नंबर 70। ये रहा बेटा आपका जिंक, और जिंक का मास नंबर कह रहा है 70, और एटॉमिक नंबर हमें पता ही है 30 होता है। एटॉमिक नंबर 30 होता है, मास नंबर 70, डाई पॉजिटिव आयन है तो 2 पॉजिटिव हो गया। तो ये आपका इसके अंदर क्या निकालना, क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो ये टोटल नंबर में से ये नंबर माइनस कर दिया करो। एक 4th 5th क्लास से फार्मूला पढ़ते हुए आ रहे हो कि जो हमारा मास नंबर होता है उसमें से प्रोटॉन माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है। तो इसमें से ये वाले माइनस कर दो तो ये न्यूट्रॉन हो जाएंगे 40। 153 तक हो गया सभी का। सर फिर जिंक वाले क्वेश्चन में डाई पॉजिटिव देने का क्या मतलब था? कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा दिमाग घुमाना था। अगर वो इलेक्ट्रॉन पूछता तो इसका यूज करते। इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलते हैं, न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन थोड़ी निकलते हैं। डाई पॉजिटिव का मतलब ठीक है। न्यूट्रॉन थोड़ी निकालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना। यही तो एग्जामिनर करता है, वो आपके माइंड के साथ प्ले करता है कि कितना सोच पाते हो चीजों को, और उसी के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो ये इन सब क्वेश्चन के आंसर बड़े, जब सेकंड टाइम करोगे तो बड़ा इजी दोगे बेटा, फिर आंसर सेकंड टाइम में समझ आने लगेंगी चीजें। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 154 से लेकर के 157 तक। 154 से 157 तक किसी का नहीं है तो आगे चलो 158 से 160 तक। 158 द नंबर ऑफ ऑर्डर लोवेस्ट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ, ये तो बहुत बार हो गया बेटा, पिछले क्वेश्चन टेस्ट में भी दिया था इसीलिए मैंने दोबारा दिया है। चार्ज टू मास रेशियो निकालना है बेटा, चार्ज टू मास रेशियो। तो चार्ज टू मास रेशियो निकालना है, किस किस का निकालना है। देखो एक दिया है इलेक्ट्रॉन, एक दिया है प्रोटॉन, एक दिया है न्यूट्रॉन, एक दिया है अल्फा पार्टिकल।
इलेक्ट्रॉन का चार्ज लोगे यूनिट चार्ज, मास नेग्लिजिबल अप्रोक्सीमेट 0 ले लिया प्रोटॉन के कंपैरिजन में। प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन मास भी यूनिट। न्यूट्रॉन का चार्ज 0 मास यूनिट। अल्फा पार्टिकल का चार्ज प्रोटॉन का डबल 2 और मास 4 टाइम। तो अब तक तो रट डालो ये क्वेश्चन, हो सकता है कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया हो। तो ये E 1/0, ये प्रोटॉन 1/1, न्यूट्रॉन 0.1, 1/2। तो देखो किसका आया 1/0 से जब आप डिवाइड करोगे तो इन्फिनाइट। सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन का आ गया चार्ज टू मास रेशो और सबसे कम है 0। तो ये जो आपका न्यूट्रॉन का सबसे कम हो गया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशो सबसे ज्यादा होगा। अब प्रोटॉन की वैल्यू 1/1 और अल्फा पार्टिकल की 1/2, तो फिर अल्फा से ज्यादा प्रोटॉन आ गया। तो ये तो रट डालो अब। यस यस सर। न्यूट्रॉन से ज्यादा अल्फा पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशो, उससे ज्यादा प्रोटॉन का और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन का। देखो सेकंड टाइम भी क्वेश्चन डाल रहा हूं, इसका इंपॉर्टेंस समझो कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये तभी मैंने दिया था कि एक बार नहीं समझ आए तो दूसरी बार किसी को आ जाए, तीसरी बार आ जाए। तरीका भी यही होता है करने का, एक बार चीज नहीं आती है 2 बार करो 3 बार करो, आ जाएगी, अगली बार जाएगी कहाँ। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 161 से लेकर के आ जाओ 163 तक किसी का। सर 162 सर 160 162 व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हीलियम टू हाइड्रोजन एटम। रिडबर्ग कांस्टेंट किसी हाइड्रोजन के लिए होता है RH और किसी और के लिए होता है RH इंटू जेड स्क्वायर। तो ये आ गया रेशियो। इसके लिए निकालना है पहला किसका लेना है, हीलियम टू हाइड्रोजन, तो उल्टा कर दो। हीलियम के लिए RH जेड स्क्वायर और इसके लिए RH से RH कैंसिल हो गया, Z का स्क्वायर। किसके लिए निकाल रहे हो आप, हाइड्रोजन के लिए। या आप सीधा भी कह सकते हो किसी का भी RH, जैसे R अगर प्रॉब्लम आता है तो आप ऐसे ही करो, जब भी रिडबर्ग कांस्टेंट आएगा RH Z आएगा, तो RH हीलियम के लिए और RHZ हाइड्रोजन के लिए। तो RH से तो RH कैंसिल हो गया, हीलियम के लिए Z कितना होता है वो निकाल लो आप, 2 Z का स्क्वायर है ना। और इसके लिए कितना आ गया 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो कितना हो जाएगा ये 4:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हीलियम टू हाइड्रोजन। क्या आंसर इसका ठीक नहीं आ रहा बेटा, ये क्या दिख रहा है मुझे 1/8। यस सर, सी दे रखा है। नहीं सी नहीं आएगा क्योंकि RHZ स्क्वायर होता है और यस Z सर, मैंने स्क्वायर भी जो है वो 4 है। 1/4 ही करा था। हाँ वही सही है। और इसमें एक चीज और, ये रेशियो पूछ रहा है, ऊपर किसका लेना चाहता है देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ हीलियम टू हाइड्रोजन। हीलियम टू हाइड्रोजन, ये तो मुझे आंसर कोई इसमें ठीक लग ही नहीं रहा है, क्योंकि हीलियम टू हाइड्रोजन है तो Z तो हमेशा ही ऊपर आएगा। यस ऑप्शन ही सर, ठीक नहीं है, तो हाइड्रोजन ऑप्शन हमेशा भी ये ठीक ऊपर है। आएगा। हाँ क्योंकि ये चीज ऊपर आएगी, ये चीज नीचे आएगी RH वाली। यही करते थे ना, जैसे 1/λ निकालते थे, RHZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर करते थे हम। तो यही होता है सबका रिडबर्ग कांस्टेंट। व्हाट इज द रिडबर्ग कांस्टेंट, तो RHZ स्क्वायर। और RHZ स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, रेशियो ऑफ द रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर हीलियम। तो हाँ उल्टा हो गया, क्यों हो गया कि किसका रेशियो पूछ रहा है, रिडबर्ग कांस्टेंट का पूछ रहा है ना, फॉर हीलियम टू हाइड्रोजन एटम। तो रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हीलियम RHZ स्क्वायर वही आएगा, हाइड्रोजन RH, क्या आएगा 4:1 आएगा। क्लियर। यस नेक्स्ट आ जाओ बेटा 167 तक। सर 161 सर 161 द इलेक्ट्रॉनिक लेवल विच अलाउ द हाइड्रोजन एटम टू एब्जॉर्ब ए फोटोन नॉट टू इमिट। मतलब इमिट तो तब हो सकता है जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप नीचे करे हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल तक, और ऊपर करता जाता है तो फिर एब्जॉर्ब होती जाती है एनर्जी। तो वो कह रहा है नीचे नहीं जंप होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। ये कब हो सकता है देखो, किस ऑर्बिटल में, 1s में होगा, क्योंकि 1s से नीचे तो कोई ऑर्बिटल ही नहीं है, पहला ही 1s है। तो 1s से ऊपर ऊपर ही जा सकता है 2s वगैरह में, और नीचे नहीं जा सकता। तो इमिशन नहीं हो सकता, एब्जॉर्प्शन हो सकता है सिर्फ। क्लियर। यस सर नेक्स्ट देख लो बेटा 167 तक किसी का। 166 164 164
163 163 कह रहा है द वेव नंबर, अब की बार निकालना है वेव नंबर आपने, ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। पहली बात है बामर सीरीज है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन है तो Z इजिकल टू 1 हो गया। बामर सीरीज है, बामर सीरीज है तो लोअर एनर्जी लेवल आपका सेकंड हो गया, हायर एनर्जी लेवल कोई भी हो सकता है, थर्ड फोर्थ से लेके इन्फिनिटी तक। अब ट्रांजिशन सिलेक्ट करना है, वेव नंबर होता है न्यू बार, वेव नंबर ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें शॉर्टेस्ट चाहिए तो एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए, तो लेमडा से इसके अंदर आएगा, तो न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा ही तो होता है, इसका फार्मूला हो जाएगा आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन लोअर एनर्जी का स्क्वायर माइनस हायर एनर्जी का स्क्वायर। तो 1 अपॉन लेमडा निकालना है आपको न्यू बार, आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 109700 कर दो, जेड की वैल्यू 1 आ गई, 1 अपॉन लोअर एनर्जी लेवल का स्क्वायर, लोअर एनर्जी लेवल 2 है तो 1/4 और ये 1 लास्ट वाला इन्फिनिटी है तो ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया 10700। तो हमें वेव नंबर चाहिए, लेकिन वेव लेंथ ही है, जो यूनिट होता है वो डिसाइड करता है क्या निकालना है हमें। यूनिट एंगस्ट्रॉम में है तो लेमडा निकालना है आपने, तो 10700 सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, ये सेंटीमीटर इनवर्स 1 अपॉन लेमडा, तो सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, तो इसको 1 अपॉन 10700 अपॉन 1 अपॉन सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में एंगस्ट्रॉम होते हैं 10⁻⁴, जो सेंटीमीटर में होंगे आपके पास, तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो गया हमारे पास, तो 1 अपॉन सेंटीमीटर 10⁻⁻8 एंगस्ट्रॉम, -8 एंगस्ट्रॉम हमें उल्टा चाहिए, तो ये 1 अपॉन एंगस्ट्रॉम आ गया, आपको एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए उल्टा कर दो, तो उल्टा आ जाएगा 10⁻⁴, ये ऊपर और वो नीचे, तो 109,700 अब एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो अब सोल्व कर लो, 10⁸ को इतना अप्रोक्सीमेट से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर है। सर लेकिन उसमें तो वेव नंबर पूछा है ना। ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, जो यूनिट होता है वो चीज निकालनी होती है। देखो यूनिट किस में लिखा हुआ है आपका, एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम का मतलब हमें लेंथ निकालना है, यूनिट से डिसाइड करना है, तो 1 एंगस्ट्रॉम। सर फिर क्वेश्चन गलत है, इसमें वेव लेंथ पूछनी चाहिए थी ना। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं होती, जो यूनिट होता है वही वेव नंबर वही वेव लेंथ, वो तो अब धीरे धीरे पढ़ोगे ना, तो मेन चीज़ डिसाइड करता है आपका यूनिट। यहाँ कुछ भी लिखा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो यूनिट हो वो चीज़ निकालना, क्योंकि आंसर हमें उस टर्म में देना है जो आंसर आपको गिवन है। ओके सर। ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो जो यूनिट चेक कर लिया करो, जो यूनिट हो वो चीज़ निकाल दिया करो। आते हैं ऐसे कई बार क्वेश्चन। सर ये 4 हाँ। से डिवाइड भी तो होगा यहाँ पे, क्यों? 109700। अच्छा ये वाला ना, हाँ इधर रह गया तो वो चीज़ रखोगे, बिल्कुल रखोगे, इधर रह गया तो 4 आएगा, यस। किस तरफ आ रहा है इस तरफ ना, तो 4 आएगा, वो जो कैलकुलेशन है वैसे ही होगी। ओके। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एमवीआर, यानी कि जेड। एंगुलर मोमेंटम होता है एमवीआर कह दो या जेड कह दो। जेड इज इक्वल टू क्या होता है, NH/2π। चलो एच तो कांस्टेंट हो गया, 2π n का रिलेशन आर के रिस्पेक्ट निकालना है, तो आर इज इक्वल टू होता है 0.529 n²/z। जेड की वैल्यू 1 होगी हाइड्रोजन के लिए, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो n किसके लिए आ गया, n जो हो गया √r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो n की जगह ये रख दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, MVR या J, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n के है और n किसके, √r के, तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, MVR √r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगी। कांस्टेंट जब हमें रिलेशन ढूंढना होता है तो जितने कांस्टेंट होते हैं वो देखने होते हैं, हमें सारे निकालने होते हैं। NH/2π n की टर्म में पूछ नहीं रहा है वो, n को r की टर्म में पूछ रहा है, तो n और r का रिलेशन ये रहा, r इज इक्वल टू 0.59 n²/z, z का वैल्यू 1 है, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो n² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r, तो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल √r, तो n हटा के √r कर दो, H/2π ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम √r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा।
ट्रिकी और थोड़ी टफ था क्वेश्चन ये, लेकिन कैलकुलेशन धीरे धीरे आपको उस लेवल तक समझ ले में जाना नहीं है। आया। एंगुलर मोमेंटम J इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई होता है बेटा, या नहीं होता? ये यस यस सर होता है, ये तो आता है। H कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, हाँ वेरिएबल सिर्फ क्या रह गया? N वेरिएबल रह एम गया। बी आर। हाँ एन एन MBR एन नहीं है वेरिएबल। पहले क्वेश्चन पढ़ो, पूछना क्या चाहता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल टू, ऑप्शन किसके अंदर है? आर के अंदर। R के अंदर है। तो पूछना क्या चाहता है? MVR पूछना चाहता है। MVR, पहले क्वेश्चन समझो कि MVR और R का रिलेशन पूछना चाहता है। MVR और किसका रिलेशन पूछना चाहता है? आर का। R का रिलेशन। तो MVR भूल जाओ, इसका रिलेशन R के साथ पूछना चाहते हैं। तो MVR ना लिख करके बेटर है, क्योंकि ये R कंफ्यूज करेगा आपको। MVR को J भी तो लिख सकते हैं, और कुछ मत Yes. लिखो, ये भी तो लिख सकते हो। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई लिख सकता हूं। यस सर। अब देखो H और 2 पाई कांस्टेंट आ गए, लेकिन N के साथ रिलेशन नहीं चाहिए हमें। किसके साथ रिलेशन चाहिए? R के साथ। आर के तो साथ। N और R का रिलेशन क्या होता है? ये फार्मूला होता है एक, R इज इक्वल हाँ टू, सारे रेडियस फार्मूले निकाल दिमाग में का। चलने चाहिए, 0.529 N स्क्वायर अपॉन Z। Z यस की वैल्यू कितनी होती है? हाइड्रोजन है तो 1 ही होगी, सर। 1 होगी। तो बेटा अब N और R का रिलेशन क्या आ गया? N स्क्वायर इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R। तो N इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? √R। ओके समझ में आ गया सर। आ गया ना समझ? तो N यस सर। √R। बस थोड़ा सा बस यही है, बस घबराना मत। मेरी जो प्रैक्टिस होती है, अगर बड़े अफसर बनना चाहते हो तो ट्रेनिंग भी सख्त होनी चाहिए, मैं ये जानता हूँ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आप सोचोगे अरे ये तो कैसे नहीं आया मेरे दिमाग में, मुझे आना चाहिए था। वही तैयारी करवा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं सीधे लल्लू पच्चू क्वेश्चन दे सकता हूँ, सीधे उठाए और क्वेश्चन दे दिए, और तुम्हारे भी नंबर भी आ गए। तुम्हें पहले दिन लगेगा हम तो डॉक्टर बन गए, लेकिन जिस दिन डॉक्टरी का एग्जाम देने चाहोगे तब लगेगा अरे यार क्या था, हमने पढ़ा वो चीज़ तो वैसी आई नहीं। तो ये वो ट्रेनिंग है, इसलिए घबराना मत इन क्वेश्चन से, इनसे मत्था मारते रहना। जब तक जितना आपका दिमाग ज़्यादा चलेगा, एग्जामिनर का दिमाग पढ़ोगे आप, उतना आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि मैं आउट ऑफ आउट मार्क्स ले सकता हूँ कॉम्पिटिशन में भी। नेक्स्ट चलो बेटा 167 तक। 166. 166. The third line of Balmer series correspond to electronic transition between what Bohr's orbit in hydrogen? हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस में जो लेमडा निकलेगा, वो आपको बामर सीरीज की थर्ड लाइन के किस ट्रांजिशन के बराबर करना है। तो पहले जो दे रखा है वो निकालो। पहले आपको दे रखा है द थर्ड लाइन बामर सीरीज कोरस्पॉन्ड टू, तो पहले तो एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन विच बियर और बोहर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन। तो देखो थर्ड लाइन ऑफ बामर सीरीज देना है, तो सिंपल हो गया, तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। हाइड्रोजन के अंदर देखो देना है आपको, तो हाइड्रोजन के लिए बामर सीरीज है, तो लोअर एनर्जी लेवल कितना हो गया बेटा? बामर सीरीज है तो लोअर सेकंड हो गया ना, लोअर एनर्जी लेवल। हायर की पॉसिबिलिटी क्या क्या है? 2 से ऊपर सारी पॉसिबिलिटी है, 3, 4, 5 इन्फिनिटी। अब कौन सी लाइन सिलेक्ट करनी है आपको? थर्ड लाइन। थर्ड लाइन कहाँ से आएगी? 3 से 2 में तो फर्स्ट आएगी, 4 से 2 में सेकंड लाइन आएगी, 5 से 2 में थर्ड। यही तो थ्योरी करते थे। थ्योरी में रीडिंग मत किया करो, थ्योरी जब करते हो बेटा एक एक चीज को पढ़ा करो, ढंग से पढ़ा करो। तो थर्ड लाइन का मतलब क्या हुआ? बामर सीरीज में कहां से कहां जंप होना चाहिए? अब खुद बताओ आप मेरे को, कहां से होगा बोलो? सर 5 से 2 पे। सेकंड लाइन में जंप कहां से कहां होगा बामर सीरीज में? 4 to 2. फर्स्ट लाइन जंप कहां से कहां होगा? 3 to 2. 3 to 2. लास्ट लाइन में जंप कहां से कहां होगा बामर सीरीज में? Sir, infinity to 2. इन्फिनिटी। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? कौन सी लाइन पूछी थी? देखो कौन सी लाइन पूछी थी बेटा, बोलो? थर्ड। थर्ड लाइन कौन सी सीरीज में? 5 to 2. 5 to 2 आ गया ना आंसर? देखो 5 to 2। क्लियर? यस सर। चलें आगे। तो 167 तक हो गया हमारा। सर आवाज आ रही है? हैं? सर आवाज, हेलो? हाँ हाँ आ रही है मेरे पास बेटा, आ रही है आपकी आवाज।
सर मैं ये कह रही थी कि जो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है तो उसको देख के सीधा ऐसा लगता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया ना। एम वी आर खुद में सारे के सारे में एम वी आर ही एंगुलर मोमेंटम है। एम वी आर खुद एक एंगुलर मोमेंटम है। इस एम वी आर का रिलेशन निकालना है तो इक्वेशन तो पूरी उठानी पड़ेगी ना। एम वी आर का देखना चाहते हो किसके लिए? एन एच अपॉन 2 पाई के लिए। तो ये तो पूरा, इसलिए आप इसको एक्स एज्यूम कर लो एम वी आर को, तो कंफ्यूजन है। ये आर कंफ्यूज करेगा, इसलिए तो एग्जामिनर ने दिया था। अब बच्चा क्या करेगा? मिस्टेक कहाँ होगा बेटा? वो क्या पढ़ेगा? वो पढ़ेगा एंगुलर मोमेंटम सर इज इक्वल टू एम वी आर ही तो होता है ना। और वो कहेगा सर एंगुलर मोमेंटम तो आर के आ रहा है लेकिन वी तो वेरिएबल है ना यहाँ पर। फिर ये लंबा हो जाएगा, फिर वी वाली वैल्यू सारी पुट करोगे, जब तक कांस्टेंट नहीं आ जाए आर के तब तक करोगे, आंसर यहां से भी आ जाएगा। तो ये ज्यादा बेटर है कि एंगुलर मोमेंटम एमवीआर होता है और ये किसके बराबर होता है? एन एच अपॉन 2 पाई। तो ईजी हो जाएगा, हो उससे भी जाएगा उसमें। देखो अब ये तो क्लियर ही हो गया ना, आर के डायरेक्टली तो नहीं हुआ प्रोपोर्शनल क्योंकि वी वेरिएबल है। वी में भी तो एन और जेड आते हैं। 2.18 कितना निकालते हो आप? जेड अपॉन एन। भी कट होके एन ही आ रहा है लास्ट में, उसमें z अपॉन एन आएगा और दूसरे में n स्क्वायर अपॉन z। हाँ तो फिर एन स्क्वायर को यूज करोगे फिर आप, हाँ वापिस यही आ जाएगा, फिर लंबा हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन, क्योंकि आर भी सोल्व करना पड़ेगा और वी भी सोल्व करना पड़ेगा। यस सर। तो ये उससे शॉर्टकट है थोड़ा। नेक्स्ट चलो बेटा 168 से आगे चलो, 168 से 170 तक। सर 168 168 168 द ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इतना व्हेन इज इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इट्स एक्साइटेशन। देखो कौन सी कहां ले जाना है अपने को? व्हेन इट्स इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो अब देखो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो कितनी एनर्जी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 1 तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 2 तो कितनी एनर्जी निकाली थी हमने? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाना है, आपको एक्साइट करना है। इट्स एक्साइटेशन एनर्जी यहां से यहां ले जाना है। तो इस एनर्जी का डिफरेंस लोगे आप, दोनों का डिफरेंस निकालोगे यहां पर। तो 13.6 में 3.4 माइनस कर देना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तो यहां से यहां पहुंच जाओ। क्लियर? ये डीपीपी में भी डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, मुझे याद आ रहा है, आया था, एक बच्चे ने पूछा था। नेक्स्ट आ जाओ 170 तक किसी का और। 170 व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब तो बेटा n इज इक्वल टू 6 हो गया, एक तो हायर एनर्जी लेवल 6 हो गया, टू द सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का लोअर एनर्जी लेवल 3 हो गया। द नंबर ऑफ लाइन प्रोड्यूस इन बामर सीरीज। बामर सीरीज ऐसे क्वेश्चन करवाए भी थे मैंने। तो पहुंच ही जब थर्ड तक रहा है, बामर सीरीज तक जा ही नहीं रहा है, तो आंसर 0 आ जाएगा। वो तो जंप तो इलेक्ट्रॉन ओके 6 से 3 कर रहा है लेकिन पूछ रहा है बामर सीरीज में, 0 आ जाएगा बेटा। ओके सर। आ रही है ना बात, समझ आ रही है ना? जो याद आया, जो थ्योरी में भी किया था ये हमने ऐसा। यस सर। हाँ मैंने गलती से 6 लगा दिया था। हाँ, तो इसलिए ना ध्यान रखा करो। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट में इनका कंबाइन लूंगा, फिर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाना उसमें। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 74 तक किसी का और। 172 पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन द हाइड्रोजन स्टेट 6-6.8 इन विच एक्साइटेड स्टेट द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। देखो पोटेंशियल एनर्जी है -6.8, तो एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी तो इसका हाफ होती है ना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होती है। और E इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। एनर्जी कितनी आ गई मेरे पास? 3.4। वैसे हाइड्रोजन में आपको याद ही होना चाहिए कि ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाएगा, क्योंकि एक्साइटेड पूछा है ना, क्या पूछा है उसने? इन विच एक्साइटेड स्टेट। तो सर सेकंड है नहीं, एक्साइटेड स्टेट सेकंड थोड़ी हुआ, सेकंड ऑर्बिट हुआ। सर excited ऑर्बिट सेकंड हो गया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हुआ ना, ग्राउंड स्टेट फिर फर्स्ट स्टेट। पहला जो होता है उसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं,
फिर इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगले को बोलते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो n इज इक्वल टू 1 होता है तो ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 होता है तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 3 होता है तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से n की वैल्यू निकालोगे आप, तो n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 आएगा तो ये वाली जाएगी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर वो कहता ऑर्बिट नंबर तो आंसर देते आप 2, लेकिन उसने पूछ लिया एक्साइटेड स्टेट तो फर्स्ट आ जाएगा। यस 173 तक किसी का और? नेक्स्ट आ जाओ फिर आप लोग 175 से लेकर के 176 तक 78 तक आ जाओ। 175 से 178 तक। सो 175 द वैल्यू ऑफ आर निकाल रहे हो इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नोट। तो ए नोट फिक्स पूछ रहा है, यही तो है फार्मूला, आर इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो हाइड्रोजन के लिए पूछ रहा है तो z की वैल्यू 1, जब a नोट लिख दिया तो इसका मतलब हाइड्रोजन आ गया, तो इसकी ये वैल्यू को रहा है। तो आप इसके ऐसे भी तो लिख सकते हो r इज इक्वल टू a नोट एन स्क्वायर। तो a नोट कितना हो गया 0.529 एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो, पिकोमीटर में करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से 50.29 पिकोमीटर। देखो 0.529 एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर होता है 10, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। 10 - 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 - 2 से डिवाइड कर दो, 10⁻12 होता है पिकोमीटर। 0.529 अपॉन 10⁻⁻ पिकोमीटर हो गया। ऊपर ले जाओ तो इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 52.9 पिकोमीटर कन्वर्जन फैक्टर है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 178 तक किसी का और? आगे 180 तक आ जाओ किसी का, 180 तक। हो गया बेटा सभी का? चलूं आगे? यस सर। तो चलो बेटा अब आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अब डिस्कशन के बाद देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो हमारा बोहर थ्योरी था उसकी लिमिटेशन बताई थी, और उसके साथ मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह बताया था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में लाइट की नेचर पढ़ी थी हमने। लाइट का ड्वेल नेचर होता है, लाइट पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन होता है और वेव नेचर से भी एक्सप्लेन होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हमने काफ़ी डिटेल पढ़ा था। तो आज इसी जब लाइट की जब डिस्कवरी हुई तो इसके बाद एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था डी ब्रोगली। तो आज हम पढ़ते हैं डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, एक्चुअल डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ने मैटर की ड्वेल नेचर बताई। उसने कहा जैसे लाइट की ड्वेल नेचर होती है, ऐसे कोई मटेरियल होता है उसका भी ड्वेल नेचर होता है, ड्वेल नेचर ऑफ मैटर। ये डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट था, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था उसका, एक उसका अंदाजा था कि भाई लाइट की ड्वेल नेचर होती है, तो जो लाइट है वो मैटर जैसा बिहेव करता है, तो मैटर भी पार्टिकल के साथ साथ वेव जैसा नेचर बिहेव करना चाहिए। तो उसने डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या दिया, पहले अपना स्टेटमेंट क्या दिया, उसने बोला लाइक लाइट मूविंग मैटर also exhibit dual nature। कौन सी? behaving as particle as well as wave। उसने बोला, ये उसने स्टेटमेंट दिया, कहता लाइक लाइट मूविंग मैटर also exhibit dual nature, behaving as a particle as well as wave, दोनों की तरह बिहेव करता है। वो कहता है सपोज कोई पार्टिकल है, जैसे मान लेते हैं एक बॉल है या एक एटम है, एटम एक पार्टिकल। जब ये एटम मूव करता है, कहीं भी कहीं जा रहा होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कोई भी हो, सपोज हमारे पास एटम है, जब ये मूव करेगा तो इसके मूव जो मूविंग पार्टिकल होगा, एटम मूविंग एटम, स्टेशनरी नहीं,
जब मूविंग एटम होगा। तो मूविंग एटम होगा तो इसके साथ भी एक वेव चलेगी। मतलब अगर ये पार्टिकल है तो इसका मोमेंटम होगा, पी प्रॉपर्टी होगी, पी इज इक्वल टू एम वी पढ़ते हो, और ये मूव करेगा तो लेमडा भी होगा। तो जो भी दोनों प्रॉपर्टी एक पार्टिकल के साथ भी रहती हैं। इसी टाइप से एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये भी जब मूव करेगा, चाहे वो ऐसे मूव कर रहा हो, एक ऑर्बिट में मूव कर रहा हो इलेक्ट्रॉन, यहां ले लेते हैं, चाहे ये ऐसे मूव कर रहा है तब भी वेव की तरह मूव करेगा, या एटम से बाहर निकल गया तब भी मूव करेगा तो वेव की तरह मूव करेगा। तो पार्टिकल नेचर भी है इलेक्ट्रॉन में, और जब ये मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके साथ एक वेव भी चलेगी, तो इसका लेमडा भी होगा और पी भी होगा। फिर उसने इसको अगले को बोलते हैं इसका रिलेशनशिप। कहते हैं कि फिर उसने इसको कैसे बता, भी हाइपोथेसिस थी तो कहता है इसको जोड़ो, आप कैसे अटैच करोगे दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ। भैया आप कह रहे हो वो पार्टिकल भी है और वो आपका वेव की तरह बिहेव कर रहा है, तो कहता है एक्चुअल में होता क्या है कि मूविंग पार्टिकल जो है, पार्टिकल की जो पार्टिकल नेचर है वो आप किससे देखते हो। कहता है पार्टिकल नेचर जो होगी वो एसोसिएटेड होगी मोमेंटम से, क्योंकि पार्टिकल है तो उसका मास होगा एसोसिएटेड विद मोमेंटम। और मोमेंटम क्या होता है बेटा, आप पढ़ते हो, मोमेंटम मतलब पी होता है। पी किससे बनता है, जब कोई मास होगा एम और वी वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके प्रोडक्ट को हम मोमेंटम बोलते हैं। तो पार्टिकल नेचर जो होती है वो एसोसिएटेड होती है मोमेंटम से, और वेव नेचर जो होती है, वेव नेचर एसोसिएटेड विद वेवलेंथ। बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से पढ़ना। वेवलेंथ, तो वेव नेचर है तो वेवलेंथ से होगी तो लेमडा से रिलेटेड होगी। बट ये दोनों नेचर होती क्या है, वो कहता है कि मैथमेटिकली एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो उसका क्या दिया उसने बोला बट वेव नेचर मतलब लेमडा ऑफ मूविंग पार्टिकल, वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the wave nature moving particle inversely proportional to the particle nature। पार्टिकल नेचर जो होता है वो आपका मोमेंटम होता है पी। तो मैथमेटिकल रिलेशन क्या दे सकते हैं बेटा, देखो इसका मतलब दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसको बोलते हैं हम डी ब्रोगली रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन होता है, डी ब्रोगली इक्वेशन बोल देते हैं हम। तो सो डी ब्रोगली इक्वेशन कैसे निकालोगे, लेमडा ऑफ मूविंग पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। इक्वेट करूंगा तो छोटी सी इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बेटा, पर एच अपॉन पी। उसने बोल दिया दोनों प्रॉपर्टी को रिलेट करोगे तो प्लैंक कांस्टेंट को लगाना पड़ेगा, मतलब पार्टिकल नेचर वेव नेचर रिलेट हो जाएंगे। तो लेमडा क्या चीज है यहां पर, ये अभी जो हम पढ़ रहे थे वेवलेंथ, लेमडा इज वेवलेंथ associated moving with moving particle। और P जो है वो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। और H जो है बेटा जो करते आ रहे हो अभी तक प्लैंक कांस्टेंट, क्योंकि बोहर ने भी तो इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल नेचर बन के और सारा एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन डी ब्रोगली ने एक कंसेप्ट और जोड़ दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर तो होता ही है, लेकिन साथ में उसके साथ वेव नेचर भी रहता है। तो दोनों थ्योरी को हम मिलाएंगे अभी, तो दोनों थ्योरी मिक्स होगी, मोमेंटम नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। इससे आप बहुत सारे फार्मूले और बना सकते हो बेटा, जितने फार्मूले आपको आते हैं वो सारे इसमें और डिराइव कर सकते हो। तो क्या क्या फार्मूले हम कर सकते हैं, जैसे देखो अदर रिलेशन, क्या क्या कर सकते हैं, देखो P इज इक्वल टू आपने पढ़ा होगा, P इज इक्वल टू एम वी, तो इसका मतलब लेमडा इससे भी तो निकाला जा सकता है। सो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एम मास ऑफ वन पार्टिकल, वी
वेलोसिटी ऑफ मूविंग पार्टिकल। इसमें ध्यान क्या रखना है बेटा, मास ऑफ वन पार्टिकल, तो यह मोल कंसेप्ट वाला कॉन्सेप्ट आगे आ सकता है। मास ऑफ वन पार्टिकल रखना है, मास ऑफ वन पार्टिकल। एज एग्जांपल, जैसे मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन रख दोगे 9.1, अब जिस भी यूनिट में रखना हो, 10⁻⁻31 किलोग्राम। एग्जांपल आ गया। लेकिन अगर मैंने कह दिया मास ऑफ वन हीलियम एटम, तो कैसे निकालोगे? मोल कंसेप्ट याद रखना। फिर मास ऑफ वन हीलियम एटम, तो वन हीलियम एटम का कैसे निकालोगे? जो एटॉमिक वेट हो जिस भी यूनिट में, जैसे ग्राम में है, ग्राम में आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कर देना। मास ऑफ वन हीलियम एटम एटॉमिक वेट अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ऐसे ही अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल दे दिया, है छोटा सा फार्मूला, लेकिन ये बड़े इसमें प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल करते टाइम ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको बोल दूं मास ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन CO2 मॉलिक्यूल, तो कैसे निकालोगे मास ऑफ CO2? जो इसका फार्मूला वेट है ग्राम में, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कर देना, तब आएगा मास ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। जैसे सपोज मैंने प्रॉब्लम दिया आपको, सपोज हीलियम एटम is moving, helium atom is moving with the speed of 200 meter per second. Calculate the wavelength associated with moving helium. देखो बेटा, ये प्रॉब्लम आपको सोल्व करना है। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करोगे आप? हीलियम तो एक पार्टिकल है, एटम है। सपोज ये हीलियम जा रहा है, ये हीलियम मूव कर रहा है ऐसे, तो जब ये मूव करेगा तो इसके साथ वेव भी चलेगी और उस वेव को निकालना है। डी ब्रोगली क्या बोलता है कि लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। तो हमारे पास जो जो वैल्यू है रख देते हैं। H की वैल्यू है 6.6। अब देखो यहाँ मैं थोड़ा टाइम लगा के बताता हूँ, इस बात को गलती होती है बच्चों से। तो H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट में लिखोगे तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड रख दोगे बेटा। अब मास m, मास ऑफ तो वन हीलियम एटम देना है, 4.5 इंटू 10⁻⁻13 अप्रॉक्स आएगा सर। हाँ, तो बेटा इसमें मास ऑफ वन हीलियम में मतलब इसका एटॉमिक वेट लेना है आपने। जो भी फार्मूला वेट है वो आपका फार्मूला वेट ग्राम में होता है, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर लेना है। तो कितना आ जाएगा? देखो मास आ गया, हीलियम में तो 4 होता है मोलर मास या एटॉमिक वेट, तो 4, एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा 6 इंटू 10⁻23। अब आंसर अभी भी आया ग्राम में। अब देखो ऊपर आप जूल सेकेंड रख रहे हो, ये ग्राम रख रहे हो, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करो इसको। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻³ और लगाना पड़ेगा, तभी तो किलोग्राम आएगा। 10⁻³ क्योंकि 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। तो इसको आप लिखोगे 4 इंटू 6 इंटू, तो ये सारी इसमें प्रॉब्लम आती हैं। तो 10⁻³ किलोग्राम। अब जाके वैल्यू पुट करोगे बेटा। तीसरा, वेलोसिटी उसने मीटर पर सेकेंड SI यूनिट में दे ही रखा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। देन यू कैन कैलकुलेट नाउ। अब देखो छोटा सा फार्मूला था, सिर्फ फार्मूला याद करना सफिशिएंट नहीं है, तो इसका साथ साथ जितने यूनिट हैं वो यूनिट कन्वर्जन डज मैटर। सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम यही आता है बच्चों को, वो सीधा सोल्व कर देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू SI यूनिट में ये रखा आपने, तो ये आ गया आपका 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड में आ गया ये, डिवाइडेड बाय मास ऑफ वन पार्टिकल, ये रखोगे मोलर मास इंटू 10⁻⁻3, ये ऊपर चला जाएगा बेटा 6 इंटू 10⁻23, है ना। और फिर वेलोसिटी देखो, वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी तो गिवन ही है 200 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से देखो जो जो आपसे सोल्व होता है वो कर दो। देखो पावर्स तो सोल्व कर ही लो आप,
तो पावर सोल्व करोगे तो 10⁻³ ये है, 2 ये चली गई, तो -1 जाके ऊपर आके +1 हो जाएगा, 24 हो गया, ये 34 ये हो गया, तो 24 चला गया, 34 में 10 ये रह गया, तो बचा क्या हमारे पास 6.6 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ गया। अब आप सोल्व कर लो, देखो 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, तो 0.8 पर चला जाएगा ये, 4 2 जा 8 8 8 जा 64, 0.8 जो भी आगे आएगा कुछ, और 10 - 10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये आंसर आ गया। तो पहले सर आप वो वहाँ पे सर 6 भी है मल्टीप्लाई में। 6 भी है तो 6 और ऊपर आ 6 जाएगा बेटा, एक 6 और आ जाएगा, 6 ऊपर है तो 6 और ले लो, तो 8 6 जा 54, तो 5.4 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई एटम है तो उसका मास ऑफ वन पार्टिकल आपने इसके अंदर रखना है, फिर वेलोसिटी इसका निकालना है। जैसे मैं एक प्रॉब्लम देता हूं अब आपको, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज revolved in first orbit of He positive ion, then calculate the wavelength associated with if an electron is revolved in first orbit of helium ion, then calculate। इसको आप ऐसा करते हैं, इसको एक बार रोको, इस प्रॉब्लम को एक बार होल्ड करो आप, इसको पहले बोहर करवा के फिर करवाता हूं तो और क्लियर हो जाएगा। ये करो आप उसकी वजह पहला, इफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज गिवन टू द हाइड्रोजन एटम which is in ground state, calculate the kinetic energy of electron। सपोज बेटा मैंने आपको ये प्रॉब्लम दे दिया, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। अब ऊपर वाला तो सीधा फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम आ गया, अब मैंने कॉन्सेप्ट बना दिया उसका जिसमें 2-3 चीजें हमारी क्लियर हो जाएं। देखो वो क्या कह रहा है, कहता है इफ 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज गिवन टू द हाइड्रोजन एटम विच इज इन द ग्राउंड स्टेट, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में 1 प्रोटॉन होता है, इसमें ग्राउंड स्टेट का मतलब n=1 में आपका इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, और सपोज यहां पर आके एटम खत्म हो जाता है, ये एटम यहां पर आके एटम खत्म हो जाता है, मतलब ये लास्ट ऑर्बिट है, n=∞। तो यू नो जो हमने पिछला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें n=1 होगा तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी 13 - 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अगर इस इलेक्ट्रॉन यहां से यहां भी आ जाए लास्ट में, तो लास्ट वाले की एनर्जी 0 होती है। मैंने देखो टोटल कितनी एनर्जी दे दी उसको, मैंने टोटल एनर्जी जो अवेलेबल करवाई 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहां से यहां तक जो एनर्जी होगी वो तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगी। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां पहुंचाने में इतनी एनर्जी तो दूंगा। जब मैं इसकी -13.6 है, इसको अगर +13.6 दे दूंगा तो सीधी एनर्जी 0 होगी, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद भी उसके पास एनर्जी तो 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी थी, तो 13, अब इलेक्ट्रॉन यहां तक 13 लगी, फिर इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल गया एटम से बाहर निकल करके मूव करेगा, जो भी सर्किट होगा तो वह मूव करने लग गया, तो यहां इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो मतलब जो गिवन एनर्जी है वो किस किस में कन्वर्ट हुई, गिवन एनर्जी इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He पॉजिटिव आयन प्लस काइनेटिक एनर्जी आ गई। आपने जो एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जंप कराने में, जो एनर्जी लगी वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, इसका और इसका डिफरेंस। तो गिवन एनर्जी थी 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम यहां से यहां पहुंचने में लग गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बाकी जो बच गई वो आपको काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई x। 20 में से 13.6 माइनस कर दो, जब सीख जाओगे तो डायरेक्ट माइनस कर दिया करना। 13.6 चला गया तो कितना बच गया बेटा, ये 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन की ये काइनेटिक एनर्जी जब घूमेगा तो लेमडा भी तो होगा। अब सर वो देखो 6.4 बचेगी। 6.4 है, 6.4 लगा दो, जो कैलकुलेशन आता है 7 ये हो जाएगा, तो 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सीधा सा क्वेश्चन हमारे पास हो गया। बट अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाता हूं। देखो होता क्या है कि मेरे माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होती है, ये भी सिखाना है, ये भी सिखाना है ना, तो डिजिट देखते रहा करो आप। तो जैसे देखो अब क्या है कि जैसे एनर्जी आपने इतनी दी, तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके पास काइनेटिक एनर्जी 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब उसने आपसे क्या पूछ दिया, अब इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। प्रोवाइड द रिलेशन बिटवीन lambda and kinetic energy for moving particle. Provide the relation between lambda and kinetic energy for moving particle, and also calculate wavelength associated with moving electron in above example या above क्वेश्चन। मैंने बेटा जो ऊपर आपको क्वेश्चन दिया है उसमें जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसकी काइनेटिक एनर्जी पता है, तो घूमेगा तो लेमडा भी होगा, तो उसका लेमडा कितना है। कहता प्रोवाइड द रिलेशन बिटवीन लेमडा एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर मूविंग पार्टिकल एंड आल्सो कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन इन द अबव क्वेश्चन। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, बोहर थ्योरी भी आ गई और आपकी ये थ्योरी भी देखो, दूसरी डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट भी लग रहा है उसके साथ। तो जैसे आप इसको लगाओगे, पहले रिलेशन बनाते हैं हम। तो जब हम रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन कैसे बनेगा, देखो कि लेमडा और काइनेटिक एनर्जी में, अब कोई भी पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, ऐसे अभी हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी लेके मूव कर रहा है, तो इसके साथ कुछ लेमडा तो होगा ही। और डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या कहता है बेटा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या एच अपॉन पी। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और पी का रिलेशन निकालेंगे, फिजिक्स में शायद पढ़ा हो, नहीं तो मैं बता देता हूं, निकाल ही देता हूं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसको m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, m से डिवाइड कर देते हैं, इससे रिलेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाफ एम वी स्क्वायर को m से मल्टीप्लाई कर दिया और m से डिवाइड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, देखो हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन m, और एम वी जो होता है p होता है, तो ये क्या बन गया, पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बन गया एक बेटा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का, पी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 2m काइनेटिक एनर्जी। इट मींस p इज इक्वल टू होता है अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। p इज इक्वल टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हो आप, तो एक नया रिलेशन आ जाएगा। ये रिलेशन आपको बताएगा कि लेमडा का काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या रिलेशन होता है। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन बन गया। जब भी कोई डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसका काइनेटिक एनर्जी गिवन हो और लेमडा निकालना हो, तो लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। तो जो अब वो क्वेश्चन किया था आपने, ऊपर वाला क्वेश्चन, उसमें तो हमने पढ़ा था कि काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ली थी 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अब यहां पर उससे रिलेटेड लेमडा भी निकाला जा सकता है। तो वो लेमडा निकालते हैं, देखो हम तो बेटा जब हम लेमडा निकालेंगे इसके अंदर, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2mv, तो ये सारे एसआई यूनिट में है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है। सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, अभी हमने निकाला, कितना निकाला था, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो एसआई में करना है तो जूल में लाना पड़ेगा बेटा। तो सिंस 1.6 इंटू
10⁻⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल में कन्वर्ट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 6.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी जूल में आ गई बेटा। तो जूल में आ गई तो अब सारी इस फार्मूले में रखी जा सकती है। तो क्या फार्मूला बन जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रखो एसआई में 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अंडर रूट 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है अप्रोक्सीमेट 9 ले लो, 9 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। और ये वाली वैल्यू भी आ गई आपके पास 6.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब सोल्व करो बेटा इसको। अब इसको सोल्व करोगे पहले तो ये पावर सोल्व कर लो आप। ये 10⁻⁻31 है और ये 10⁻⁻19 है तो 50 हो गया। 50 हो गया तो बाहर ले आऊंगा तो 25 हो जाएगा। 25 ऊपर ले जाओ आप, इस 25 को ऊपर ले जाओ आप। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसका, लेमडा इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और ये 50 का अंडर रूट लिया तो 10 इधर जाके ऊपर जाके प्लस में हो गया 25। नीचे क्या रह गया हमारे पास 2 इंटू 9 इंटू 6.4 इंटू 1.6। अब आप इनका भी अंडर रूट सोल्व कर लो, अप्रोक्सीमेट ले लो, इसका तो हो जाएगा सोल्व आपका 3 आ जाएगा। इनका भी अप्रोक्सीमेट आपको करना पड़ेगा भाई, 16 टू जा 32 ये है तो 32 देखो ये कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64 भी होता है। चलो हम एक बार रफ करके देख लेते हैं। तो कितना हो गया मेरे पास, 6.4 को 1.6 से करो, 6 4 जा 24, 2 6 6 36 38, ये निकाल लो 64। तो कितना आ गया बेटा, 8 4 12 6 3 9 10 हो गया। तो 2 हटा दो, 10.24 तो यही आ गया 6.4। और इसको 2 से किया आपने तो 2 से किया तो ये कितना हो गया, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 और ये 20। तो अपने अप्रोक्सीमेट 20 आ रहा है देखो। तो 20 आ रहा है तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका अंडर रूट देखो 20 का कितना हो जाएगा, उस हिसाब से आंसर निकाल लो। तो 20 कितना ले सकते हैं, 5 5 25 होता है 4 4 तो 4.5 के आसपास आ गया। तो कितना हो गया मेरे पास 6.6। ये सोल्व किया, 25 निकाल दो बेटा कितना आ रहा है, 10⁻⁻34 25 -9 है ना। और देखो ये 3 कॉमन हो गया था 9 में से और इनका हमने 20 का मतलब 4.5 के आसपास ले लिया हमने, 4.5 के आसपास ले लिया। तो 4.5 के आसपास है तो इसमें भी कैंसिल आउट कर सकते हो, ये कैंसिल होगा देखो, या ये पढ़ा रहने दो 4.5, इसका 10 ऊपर ले जाते हैं, देखते हैं कुछ करते हैं। तो ये कितना हो गया, 3 2 जा 6 2 2 तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया 22/45। तो ये अप्रोक्सीमेट कितना हो गया 1 2 1/2 इंटू 10⁻⁻9। 1/2 का मतलब कितना हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻9। तो 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। तो 10 मीटर जो होता है एंगस्ट्रोम होता है, तो अप्रोक्सीमेट 5 एंगस्ट्रोम आ गया। बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो बट ये कैलकुलेशन है। तो देखो कॉन्सेप्ट कहां से कहां ले गए हम कि भाई हमारे पास अगर हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट के अंदर, अब देखो सारे क्वेश्चन को आप रियलाइज करो तो कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो गया है कि आपके पास पहले क्वेश्चन में क्या उसने बोला कि भाई पहले क्वेश्चन में ये बोला कि आपने एक हाइड्रोजन एटम है जो अपनी ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड में मतलब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इलेक्ट्रॉन उसकी ग्राउंड स्टेट में रखा हुआ है और इसको आपने 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दी। तो हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट से इन्फिनाइट लाने में उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लग जाएगी। टोटल दी 20, 13.6 यहां से यहां लाने में लगी, बाकी वो उसके पास रह जाएगी। इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो उसके पास 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब जब ये घूमेगा तो मूविंग पार्टिकल है, तो डी ब्रोगली ये बोलता है कि ए वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल, सो वी कैन कैलकुलेट द लैम्डा विद एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल एंड मूविंग पार्टिकल इज द इलेक्ट्रॉन। सो नाउ वी कैन use the de Broglie concept, and according to de Broglie concept, one thing more, we need to relation of the lambda and kinetic energy. So we prove the relation between lambda and kinetic energy. Lambda is equal to h upon p, तो kinetic energy आ गया half mv square, kinetic energy half m से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, मतलब ओवरऑल हमने एक रिलेशन निकाल लिया, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। तो हमने p की जगह 2m काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला, अब एक नया फार्मूला बन गया। जब भी काइनेटिक एनर्जी से फार्मूला निकालना हो तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था, हमें जूल में कन्वर्ट करके इसमें यूज कर लिया
और कैलकुलेशन बना लिया, तो हमें पता लग गया कि उसका लेमडा कितना आएगा। तो देखो बेटा, जिसको भी जहां कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो वो बात कर सकता है, समझ आ गया हो तो फिर आगे बढ़ें। सुन रहे हो बेटा? मुझे समझ आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम? यस सर। क्लियर है? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। देखो एक छोटा सा प्रॉब्लम देता हूं, अब आप मुझे ये बना के दो प्रॉब्लम। Provide the relation between lambda and velocity v for moving particle having constant kinetic energy. ट्राई करो बेटा, निकालो, फिर देखो आपको समझ आने लगेंगे क्वेश्चन आते कैसे हैं, सोल्व कैसे करेंगे हम। आपको रिलेशन यूज करना है डी ब्रोगली, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आना चाहिए और लेमडा के साथ रिलेशन आना चाहिए उसका। सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी आ रहा है। और किसी का बेटा? सर यही आ रहा है। यही आ रहा है। देखो बेटा, अब करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन के थीम को समझना है हमने कि हमें रिलेशन निकालना है लेमडा और वेलोसिटी v में, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जो आना चाहिए वो कांस्टेंट दिखना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी मतलब ऐसा फार्मूला बनाएंगे जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी दिखनी चाहिए, लेमडा भी दिखना चाहिए और v भी दिखना चाहिए। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हमें ये पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² है। अब हमें क्या निकालना है? लेमडा। लेकिन लेमडा डायरेक्ट तो हम ला नहीं सकते बेटा, जब तक मोमेंटम नहीं आएगा तो लेमडा नहीं आएगा। तो यहां मोमेंटम इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया, या सीधा भी कर सकते हैं, p² इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, जो फार्मूला भी मैंने बताया था। बट एक बार ड्राइव कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m से मल्टीप्लाई कर दो, m से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, कोई फर्क नहीं रहेगा। अब इतना ये आ गया हमारे पास, तो आगे सोल्व करते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी क्या रह गया? देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी आ गया और ये हो गया हाफ, या इसको रहने दो, क्योंकि इसमें अगर मैं mv को हटा दिया तो p आ जाएगा, p आएगा तो v नहीं आएगा। तो हमें क्या चाहिए? लेमडा भी होना चाहिए, v भी होना चाहिए और काइनेटिक एनर्जी आ गया। v हम यहां देख लेते हैं, हम इसको ऐसा करते हैं, इसको तोड़ के लिख देते हैं, mv² को लिख देते हैं mv इंटू वी, ये ज्यादा बेटर है। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv इंटू वी, और यू नो mv जो होता है वो p होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू आ गया p v अपॉन 2, और p जो होता है अभी हमने पढ़ा कि लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन p है।
तो P इज इक्वल टू तो h अपॉन लेमडा आ जाएगा। तो जो चीजें आपको दे रखी हैं, जब तक वो वही तीन ना आ जाएं, बाकी चीजें कांस्टेंट, तब तक आपने डेरिवेशन में बेटा चलते ही रहना होता है। तो यहां तक आप पहुंच गए, आप यहां पहुंच गए तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, देखो आप, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी की जगह h अपॉन लेमडा v इंटू टी। तो टू कांस्टेंट, h कांस्टेंट, और ये तीनों आगे जो आप रिलेशन चाहते हो। आपको चाहिए लेमडा और v में रिलेशन, ये v है वेलोसिटी वाला, तो लेमडा इधर ले जाओ, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन 2 v अपॉन काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारी चीज जो है वो कह रहा है कांस्टेंट है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो गई, तो ये आपका कांस्टेंट आ गया, तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v हो गया। अब इससे सोल्व नहीं करना था, लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन एम वी, हम कह दे लेमडा इज इक्वल टू वी, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी तो कहीं आया ही नहीं, तो ये यूज नहीं करना। यही तो क्वेश्चंस की थीम है। तो जो चीजें बोली हैं वो तीनों आनी चाहिए। उसने लेमडा बोला था और वेलोसिटी में रिलेशन बोला था, लेकिन कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी दिखना चाहिए आपको। तो पहला तो ऐसा फार्मूला बनाना पड़ेगा जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी हो, वेलोसिटी और लेमडा हो, और बाकी सब कांस्टेंट हो, तीन वेरिएबल हो। तो पहले उसमें आप उसके अंदर उसको चेंज करोगे। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर से एम वी स्क्वायर को एम वी इंटू वी लिख दिया, एम वी पी होता है, पी एच अपॉन लेमडा होता है, रिलेशन आ गया हमें, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 वी अपॉन काइनेटिक एनर्जी। हमने कहा, हमें बोला गया कंडीशन है, ये कंडीशन है, गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है बेटा, कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो एच वी अपॉन एच तो होता ही कांस्टेंट है, 2 एक वैल्यू है, कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट है, दोनों के बीच रिलेशन आ गया और काइनेटिक एनर्जी वाली कंडीशन भी लग गई, तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी। अब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तो लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी देना है। तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एग्जामिनर बना के दे सकता है आपको कि भाई ये कंडीशन है, बताओ क्या रिलेशन है। क्लियर बेटा? इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम है, एक सीधा न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके निकालना है, एक ऐसे डेरिवेशन निकालने हैं आपने। और क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें, देखो आप, तो ये भी आ सकता है इसमें, रिलेशन बिटवीन लेमडा ऑफ, सर हाँ सर जब हम वेलोसिटी को बढ़ाएंगे तो सर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगी, वो भी तो बढ़ेगी। यही तो क्वेश्चन है ना हमारा, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। यही मैं कह रहा हूं कि अगर थियोरेटिकली ऐसा कर दें हम, तो काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दें तो क्या होगा। अब आप सिर्फ वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी सोच रहे हो, लेकिन लेमडा भी तो पी पे डिपेंड करता है। लेमडा जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पी पे, और पी में भी तो वी आता है, पी इज इक्वल टू एम वी है। तो सिर्फ मैं कहता काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी, देन यू आर राइट। आप कहते सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी बढ़ाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी तो सर बढ़ेगी, कांस्टेंट कैसे हो सकती है। लेकिन एक तीसरा भी तो डाल दिया लेमडा, और लेमडा इज इक्वल टू भी तो क्या होता है आपका, एच अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, वो भी तो वेरी कर रहा है ना, इसलिए। या लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन सिंपली पी, पी में भी तो एम वी होता है, तो लेमडा भी तो वी पे डिपेंड कर रहा है। तो 3 वेरिएबल है ना, इन तीनों का रिलेशन में हम एक को कांस्टेंट करके निकालना है। क्लियर? सर ये क्लियर नहीं हुआ सर। एक सर हमने भी फॉर्मूला पढ़ा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय अंडर रूट 2m क्या काइनेटिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी। तो सर ठीक जब है, हम लैम्डा घटाएंगे बढ़ाएंगे तो सर काइनेटिक एनर्जी भी तो घटेगी या बढ़ेगी। हाँ, तो लेकिन काइनेटिक एनर्जी घटेगी बढ़ेगी ये तो आपने कर लिया, लेकिन मैंने कह दिया काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट कर दो, काइनेटिक एनर्जी आप उसकी कांस्टेंट कर दो, यही तो कह रहा हूं मैं। तब जो लेमडा होगा तब वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेट आएगा, तो एम वाले एच तो चलो प्लैंक कांस्टेंट है, तो एम का रिलेशन भी तो आता है वेलोसिटी के साथ, पी इज इक्वल टू एच अपॉन पी इज इक्वल टू एम वी, और पी इज इक्वल टू क्या होता है, या मैं ये कहूं सीधा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। तो ये जो एम होगा, इस एम से भी तो लेमडा चेंज होगा ना, हाँ हाँ समझ गए बात? ओके सर, यस सर। हाँ, तो बाकी चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए ना बेटा, इसलिए इसका सबसे सिंपल तरीका क्या है कि जो जो क्वेश्चन में दे रखी हैं चीजें वो तीनों का फार्मूले में आ जाना चाहिए और बाकी कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? यस सर। अभी मैं एक एग्जांपल और दूंगा और क्लियर हो जाएगा। देखो, रिलेशन बिटवीन लेमडा ऑफ मूविंग पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल
v वोल्ट, ये v कैपिटल है बेटा, ये वेलोसिटी वाला v स्मॉल नहीं है, ये v कैपिटल है। रिलेशन बिटवीन लैम्डा ऑफ मूविंग पार्टिकल एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल v वोल्ट। अगर मैं किसी भी पार्टिकल को वोल्टेज लगा के एक्सेलरेट करता हूं तो मूव करूंगा तो उसका लैम्डा बनेगा। उस लैम्डा का इसके साथ क्या रिलेशन होगा? तो देखो जब भी बनाओगे आप ऐसे बनाओगे, लैम्डा इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। आपको ध्यान हो, थोड़े दिन पहले मैंने बताया होगा आपको कि जो एनर्जी होती है पोटेंशियल के साथ रिलेटेड होती है QV से, चार्ज इनटू वोल्टेज। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फिजिक्स के अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी चार्ज इनटू वोल्टेज है। तो मैं चार्ज लगा दूंगा तो एक नया फार्मूला आ जाएगा, फिर चार्ज जितना भी होगा तो क्या फार्मूला यूज करोगे अगर किसी का लेमडा निकालना है? तो लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन 2m और जितना भी चार्ज हो इनटू वोल्टेज। यहां पर Q क्या आएगा? चार्ज और पार्टिकल, और V जो आएगा वो वोल्टेज या पोटेंशियल अप्लाइड फॉर पार्टिकल। तो वैसे तो ये सब के लिए अलग अलग फार्मूला आएगा। जैसे मान लेते हैं, अपने एग्जांपल लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, एज एग्जांपल देखो, एज एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है V वोल्टेज से। वोल्टेज सब पे सेम कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पे लगा देते हैं, प्रोटॉन पे लगा देते हैं, न्यूट्रॉन पे लगा देते हैं, अल्फा पार्टिकल पे लगा देते हैं। ये मूव कर रहे हैं, इसके साथ एक वेवलेंथ एसोसिएटेड रहेगी, तो उसकी हमें वेवलेंथ निकालनी है। देखो इलेक्ट्रॉन में निकालोगे तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h कांस्टेंट होगा, 2 m ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे E, और V वोल्टेज लगा दी। प्रोटॉन के लिए लगाओगे तो लैम्डा प्रोटॉन h अंडर रूट 2 m प्रोटॉन, चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, वोल्टेज V लग जाएगा। न्यूट्रॉन के लिए लगाओ, न्यूट्रॉन के लिए तो लैम्डा न्यूट्रॉन h 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज 0 होता है इसका, तो इसकी तो वोल्टेज कितनी भी लगा देना आप, जब इसको आप 0 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा इसका लैम्डा, मतलब डिफाइन ही नहीं होगा। 0 से डिवाइड कर देंगे तो इन्फिनिटी बोल देंगे हम। और अल्फा पार्टिकल जो होता है, अल्फा पार्टिकल जिसको बोलते हो आप, अल्फा पार्टिकल का निकालोगे तो अल्फा पार्टिकल He 2 पॉजिटिव, तो h अंडर रूट कितना आ जाएगा? देखो फार्मूले लगाते जाओ बस, h अंडर रूट 2 सर एक क्वेश्चन था। मास, ये तो पूरा तो होने दो बेटा, टॉपिक चल रहा है बीच में। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, और यहां पर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, इधर चार्ज आ जाएगा तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना था? चलो मैं अभी अल्फा ही लिख देता हूं, Q अल्फा इंटू वोल्टेज। अब आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा कि अगर इन सब को सेम वोल्टेज से अप्लाई कर दें, एक तो प्रॉब्लम ये आ रहा है, तो अल्फा सबसे ज्यादा जो लेमडा होगा वो किसके साथ रिलेटेड होगा? सबसे ज्यादा किसके साथ रिलेटेड होगा? थियोरेटिकली क्वेश्चन बनाते हैं। सो वोल्टेज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्लियर, बिकॉज कितना आ जाएगा ये? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, क्लियर। दूसरा नंबर आ जाओ, दूसरा क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कंपैरिजन करो, तो यहां पर देखो H है, यहां भी H है, ये 2 है, ये 2 है। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी अप्रोक्सीमेट कितना होता है? 1। नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल लेते हैं, अप्रोक्स 0 लेते हैं, लेकिन 0 नहीं है, अप्रोक्स 0 है। किसके कंपैरिजन में? मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन के कंपैरिजन। या अप्रोक्स 0 या वैल्यू रखना है तो वैल्यू रख लो, क्या प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब ये कितना आ गया? सेकंड लास्ट हो गया, अप्रोक्स 0। अप्रोक्स 0 का मतलब नेग्लिजिबल किसके कंपैरिजन में?
एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो इसका जो होगा वो भी अप्रोक्स इन्फिनाइट। तो सबसे ज्यादा इसका हो गया, फिर इसका आ गया। अब आती है प्रॉब्लम बेटा इन दोनों में। देखो एग्जाम का काफी फेमस क्वेश्चन है, काफी रिपीटिंग क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है एग्जाम में। अब देखो प्रोटॉन और इसके अंदर कंपैरिजन करो। अब मैं अगर मास देखता हूं प्रोटॉन का, तो मास जो अल्फा पार्टिकल का है वो 4 टाइम्स होता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, प्रोटॉन से कंपेयर कर लेता हूं मैं, h√2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। और जो चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका 2 टाइम चार्ज है इसका। तो इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू किसकी जा रही है ज्यादा? इधर 2 MPeV आ रहा है, पार्टिकल अल्फा पार्टिकल का नीचे का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, नीचे का ज्यादा हो रहा है तो ये कम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब Yes, sir. ये हो जाएगा लेस देन प्रोटॉन, लेस देन प्रोटॉन। तो सबसे कम किसका हुआ? अगर ये वैल्यू निकालें हम, तो लेमडा जो सबसे कम होगा वो किसका होगा? अल्फा पार्टिकल। उससे ज्यादा किसका आएगा? प्रोटॉन। उससे ज्यादा किसका आएगा? इलेक्ट्रॉन। और सबसे ज्यादा किसका आएगा? अल्फा पार्ट, ये न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का इन्फिनिटी, इसका अप्रोक्स इन्फिनिटी। अब रह गए इन दोनों से ज्यादा, तो इन दोनों का हो ही गया अल्फा। अब रह गए ये दोनों, इन दोनों में नीचे वाली वैल्यू जो है इसकी ज्यादा आ रही है, तो लेमडा इसका कम हो जाएगा। तो बाद में चाहे डायरेक्ट याद ही कर लेना, इंपॉर्टेंट है काफी। अल्फा से पार्टिकल से ज्यादा प्रोटॉन का लेमडा होगा, मूव करेगा, लेमडा इलेक्ट्रॉन का उससे ज्यादा, और न्यूट्रॉन का ये इधर कैसे कर दिया, इधर आएगा। क्लियर बेटा? एक चीज और बता दूं, ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये डायरेक्ट रेडीमेड फार्मूला यूज कर लो इसका। यहां पर फिर मैं क्लोज करूंगा, तब आप जो क्वेश्चन पूछना चाहता था वो बच्चा क्वेश्चन पूछ लेगा। देखो ये इधर आ गया, मैं इसको नोट कर लेना। रेडीमेड फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन का निकालना है, क्योंकि फार्मूला क्या था हमारे पास, बिकॉज वी हैव दिस फार्मूला, है तो सब डेरिवेशन जितने मर्जी कर लें, एक पूरा दिन बैठे रहे एक एक टॉपिक पर, तब भी खत्म नहीं होता है टॉपिक। अब यही टॉपिक का क्लास स्कूल में क्या करते हैं, 2 लाइनों में खत्म कर देते हैं, लेकिन कंपटीशन में कितना इंपॉर्टेंट है देखो, वहां तो लेमडा इज इक्वल टू h/p लिख दिया, हो गया टॉपिक। लेकिन हम कितनी देर से पढ़े जा रहे हैं। तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो ये फार्मूला होगा h/√2m। काइनेटिक एनर्जी को E वोल्टेज से लिखेंगे। तो जब ये सारी वैल्यू लिख लोगे आप, ये 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ये 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपने वैल्यू एक्चुअली पुट कर देना, एक्चुअल वैल्यू 10⁻31, इलेक्ट्रॉन आपको चार्ज पड़ता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, V पता है, तो डायरेक्ट ये यूज कर लिया करो, 12.27 अपॉन वोल्टेज एंगस्ट्रॉम। ये रेडीमेड है, डायरेक्ट यूज कर लो। जैसे सपोज मैं कहूं, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज accelerated with 100 volt, then calculate wavelength associated with इलेक्ट्रॉन। तो बेटा डायरेक्ट लगा सकते हो, 100 वोल्ट वोल्टेज दे दिया आपको, इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा है, बट किसी और के लिए मत लगा देना, लगाना सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए। तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, कितना 1.2 हाँ जो भी आएगा बेटा डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बट इलेक्ट्रॉन के लिए, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। तो लेमडा इज इक्वल टू 12.27 √100 वोल्ट एंगस्ट्रॉम। तो कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा, 12.27, ये कितना 33 आ जाएगा ना एंगस्ट्रॉम, जितना कर लेना कैलकुलेट होगा तो वो आ जाएगा। तो जो भी मूविंग पार्टिकल होते हैं, उन मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड रहती है, उसका वेवलेंथ E1 हम कैलकुलेट करते हैं, और ये प्रूव भी किया है। ये जो प्रूव्ड हुआ है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में प्रूव हुआ था, प्रूव्ड इन, यहाँ पे 10 आएगा, कहाँ 33 के प्लेस पे।
100 है तो 10 into 10 है ना। हाँ ठीक है, 10 होता तो 3.3 लेते, 100 10 into 10 तो 10 तो निकाल लेंगे हम। प्रूव्ड इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव भी किया था कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसके साथ वोल्टेज लगाते हैं तो इतना वेवलेंथ एसोसिएटेड रहता है। तो आज की क्लास में देखो बेटा, मैंने एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, छोटा सा कॉन्सेप्ट, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, कि जैसे लाइट की ड्वेल नेचर होती है वैसे मैटर की भी ड्वेल नेचर होती है। मैटर मूव करता है तो उसके साथ भी वेव बनती है और उस वेव को कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी से, या फिर काइनेटिक एनर्जी या वोल्टेज दी हुई है तो उसके साथ भी हम कर सकते हैं। और डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हैं तो उनका भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें लेमडा कम आएगा किसमें ज्यादा। जैसे आपने देखा अल्फा पार्टिकल में सबसे कम आया अगर हमने सेम वोल्टेज अप्लाई की तो। उसके बाद आपने देखा प्रोटॉन में आया, प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन में, सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन में। और इलेक्ट्रॉन के केस में यू कैन कैलकुलेट इट बाय डायरेक्ट रेडीमेड फार्मूला 12.27 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम, वो प्रूव करके निकाल भी सकते हैं। क्लियर? हाँ बेटा, एक कोई क्वेश्चन हाँ पूछ रहा था कोई, अब बोलो। यस सर। प्रूव्ड इन के बाद क्या लिखा है वो? हैं ये सर प्रूव्ड इन के बाद क्या लिखा है? प्रूव्ड इन डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन? हाँ, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ओके सर। सर जो आपने एक और फॉर्मूला लिखवाया था, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h बाय mv, ठीक तो है। सर जब हम वो प्रोटॉन पे लगाएंगे तो सर हाँ। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो सर वो हाँ। मूव छोड़ना करता है न्यूक्लियस के अंदर, तो सर उसकी वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी। तो उसकी नहीं wavelength क्या सुनो रहेगी? सुनो 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 सुनो, पहली बात तो ये है कि जब हम ये जो बात कर रहे हैं जरूरी नहीं हम न्यूक्लियस के अंदर ही बात कर रहे हैं। जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था तो इलेक्ट्रॉन अंदर थोड़ी था एटम या न्यूक्लियस के, एटम से बाहर निकल गया था। जब सर्किट में घूमेगा तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब सर्किट में घूमता है तब हम निकालते हैं। दूसरी बात यह है कि मास जो भी ये पार्टिकल होते हैं अंदर m और v, तो जब पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर की बात नहीं कर रहे हम, जब वो न्यूक्लियस को छोड़ के मान लो हम इस बॉम्बार्डमेंट करते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं, तो चार्ज पार्टिकल ही तो प्रोटॉन होते हैं, तो उन पर अप्लाई करेंगे हम। क्लियर? यस सर। किसी और का बेटा कोई प्रॉब्लम? हाँ एक देखो, हाँ बोलो, पहले बोलो फिर मैं बोलता हूँ। जो हाँ न्यूट्रॉन है उसकी वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा होती है। मतलब सबसे ज्यादा का मतलब है उसको मेजर ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि चार्ज ही नहीं है ना, वो इनडिफाइन है, वो थियोरेटिकली इनडिफाइन है। फिर उसकी एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। एनर्जी तो कम कैसे कहेंगे हम? सर वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना एनर्जी के। वो तो बेटा इलेक्ट्रॉन जब जंप करा रहे थे ऊपर नीचे वहां वाला केस था, वहां से तो बहुत दूर चले गए अब हम। वो तो दो एनर्जी ऑर्बिट होते थे, डेल्टा ई इज इक्वल टू, यही बात कह रहे हो ना आप, एच सी बाई लेमडा। वो तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करते थे जो बाहर एनर्जी निकलती थी उस, न्यूट्रॉन के लिए कह रहा हूँ मैं वही तो कह रहा हूँ बेटा, न्यूट्रॉन पे क्यों लगा रहे हो ये वाला फार्मूला, ये न्यूट्रॉन के लिए है ही नहीं। जब एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा क्या पढ़ा था, जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप करते थे हाइड्रोजन एटम के अंदर, बोहर थ्योरी में पढ़ रहे थे वो हम। इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जब जंप करते थे जो एनर्जी बाहर निकलती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलते थे, उनके लिए ये फार्मूला था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थोड़ी है न्यूट्रॉन जिस पे हम ये फार्मूला लगाएंगे। ओके सर। ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट अब सब हमने पूरी मतलब फिजिक्स ही अप्लाई कर दी, कोई भी पार्टिकल और हो तो वो वाली बात अब वहां रह गई, बोहर थ्योरी में रह गई, हम उससे आगे बढ़ गए अब। क्लियर? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन अगर हमारी इन्फिनिटी आती है तो सर इसका एक और फॉर्मूला है h बाई mv, तो सर उसका मतलब है कि m मल्टीप्लाई में v इज इक्वल टू 0, तो सर ये कैसे पॉसिबल है? लेमडा इज इक्वल टू h अपॉन mv, यही तो कह रहे हो आप। और अब वेलोसिटी इसका मतलब क्या है यहाँ पर, अगर मैं लेमडा उसका इन्फिनाइट कर रहा हूं तो वेलोसिटी कितनी होगी उसकी? 0। तो 0 का मतलब इनडिफाइन हो गई चीज। अच्छा, तो फिर वो मूव ही नहीं करते बॉम्बार्ड करने के बाद? मतलब उसके लिए इनडिफाइन है, मतलब वो न्यूक्लियस के अंदर है ना वो तो। सर न्यूट्रॉन जब न्यूक्लियस के अंदर है, सर अभी आपने कहा था कि वो न्यूक्लियस चार्ज बाहर कर लेते हैं। हैं? अभी आपने कहा था कि जब हम क्या
अभी आप जब मैं अभी प्रोटॉन का पूछ रहा था तो आपने कहा था ना कि हम उस पे हाँ बोलो bombard बोलो करा के- बोलो, हाँ हाँ मैंने बोला था, हाँ बोला था क्या? कि हम जो वेवलेंथ निकाल रहे हैं प्रोटॉन की, वो जब निकाल रहे हैं जब हम न्यूक्लियस पे बॉम्बार्ड करा के और उससे फिर प्रोटॉन हम बाहर निकाल रहे हैं न्यूक्लियस से, जब हम उसकी वेवलेंथ मेजर हाँ कर रहे हैं। वेवलेंथ निकाल रहे हैं। हाँ तो वो चार्ज पार्टिकल है ना, जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन वही तो मूव करेंगे, उसी के लिए तो डिफाइन करोगे। ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी तो अनडिफाइन हो गया। v इज इक्वल टू 0 कैसे पॉसिबल है? आप खुद ही तो कह रहे हो, आपने अभी खुद ही तो बोला कि सर आप कह रहे हो लेमडा इन्फिनाइट है, तो लेमडा इन्फिनाइट है तो कब आ सकता है लेमडा इन्फिनाइट? जब v क्या होगा आपका? 0। 0। तो ये इनडिफाइन ही तो हो गया कि v 0 कैसे हो सकता है? पर सर जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो सर उसकी कुछ तो मतलब वेलोसिटी होगी। हाँ तो वो वेलोसिटी होगी तो वो निकालेंगे ना। अगर कुछ वेलोसिटी अगर 0 नहीं होगी तब तो निकाल सकते हो आप उसका लेमडा, तब तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए वो तब? ये फिर अगर आप जिस पर अप्लाई कर रहे हो वो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ये कब कह रहे हैं? ये वाला फार्मूला किस पे लगा रहे हैं? लेमडा इज इक्वल टू, यही फार्मूला तो कह रहे हो ना। उसमें आप रिलेशन किसके साथ देख रहे थे? वोल्टेज के साथ। ये निकाल रहे थे आप, ये फार्मूला निकाल रहे थे ना आप, ये वाला। इसी की बात तो कर रहे थे आप। इन्फिनिटी किस में कह रहे थे आप? इसमें कह रहे थे जब आप वोल्टेज सेम अप्लाई करते हो। जब वोल्टेज सेम अप्लाई करोगे तभी तो इसको 0 कह रहे हो, तब इनडिफाइन है ना ये। अच्छा वोल्टेज भी तो है ना कॉन्सेप्ट, इसमें वोल्टेज भी तो अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मान लो ये वोल्टेज है, अब मैं इसका कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आपको वोल्टेज नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं वैसे मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आप लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी तो निकाल सकते हो ना। क्योंकि न्यूट्रॉन का भी कुछ वेलोसिटी होगा, कुछ मास होगा, कुछ एच होगा, तो निकाल सकते हो। लेकिन इस कंडीशन में अगर सेम वोल्टेज अप्लाई कर दें तो वोल्टेज अप्लाई करने पर जो चार्ज पार्टिकल होंगे उन्हीं पर तो इफेक्ट आएगा। तो चार्ज पार्टिकल हैं कौन से? इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन। अच्छा सर समझ में आ गया। समझ आ गई ना बात? यस सर। तो ऐसे थियोरटिकली मैं कह रहा हूं कि ऐसे बना के देगा। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि जैसे आप सोच रहे हो कि सर ये होगा कैसे, इसका मतलब वो थियोरटिकल बात हुई ना। तो न्यूट्रॉन पर हम अप्लाई कर रहे हैं तो थियोरटिकली बात होगी, हमें तो चार्ज होना चाहिए हमारा पार्टिकल। अच्छा ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा। एक ना बाकी बच्चे भी जितने भी क्लास में बेटा अटेंड करते हो, आप डीपीपी जरूर किया करो। डीपीपी आप नहीं सबमिट कर रहे हो, कोई इशू नहीं है। आपके 15 क्वेश्चन नहीं होते, 10 नहीं होते, जितने होते हैं उतने करके सबमिट किया करो, तब सीख पाओगे बेटा, तभी फायदा होगा। और हैबिट की बात भी हो जाएगी। अगर ये हैबिट आपने नहीं करने की डाली तो आप जब तक अपनी प्रिपरेशन करेंगे हैबिट ही नहीं होगा पढ़ने का, तो फिर आगे डिफिकल्टी आएगी। तो डीपीपी जरूर डाले आप। मैं कल देख रहा था, एक रिपोर्ट देख रहा था सभी बच्चों की, तो डीपीपी का नंबर बहुत कम था बेटा। कुछ बच्चे रेगुलर डाल रहे हैं लेकिन कुछ तो डाल ही नहीं रहे। तो वो सारी रिपोर्ट आ जाएगी, फिर आपके पेरेंट्स को पहुंच जाएगी, फिर आपका फायदा क्या हुआ फिर तैयारी करने का? सिर्फ स्कूलिंग थोड़ी करना है, तो आपको दूसरा तैयारी करना है, तो उसी तरीके से करो। मैं अब चेक करूंगा वो रिपोर्ट सबकी, तो सारे किया करो सभी। चलो ठीक है बेटा, अभी लीव कर रहा हूं मैं। ओके, थैंक यू, सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन, नेक्स्ट पार्ट।